नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी एचएलओ के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि एक प्रगणक का काम कितना अहम होता है, राइट? तो बस इसी यात्रा को बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाने के लिए हम फील्ड के हर एक नियम और गाइडलाइन को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पहले 3 दिनों का कार्य, उसके बाद व्यावसायिक भवनों की पहचान, फिर कच्चे, पक्के और जीर्ण शीर्ण मकानों से जुड़े नियम, इसके बाद खाली और बंद मकानों पर चर्चा होगी और आखिर में नजरी नक्शा और कुछ अन्य जरूरी नियमों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी पहले 3 दिनों का कार्य। फीड में उतरते ही ना, मतलब मान लीजिए 16 से 18 मई के बीच ऐप को तो बिल्कुल छूना भी नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले हमें अपने निर्धारित क्षेत्र का एक अच्छा सा सर्वे करना है और चौक या पेंट से दीवारों पर सिर्फ भवन संख्या यानी बिल्डिंग नंबर डालना है। और हाँ, इसी दौरान नजरी नक्शा भी तैयार होगा। ऐप के अंदर जनगणना मकान संख्याओं की एंट्री हम चौथे दिन से शुरू करेंगे, जब एक सॉलिड फाउंडेशन बन चुकी होगी। अब फील्ड में एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है। बिल्डिंग नंबर लिखते समय CN लिखें या पुराना वाला CBA? देखिए, एकदम स्पष्ट कर लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ CN यानी सेंसस नंबर का ही इस्तेमाल करना है, जैसे CN1, CN2। बस यही हमारा एकमात्र आधिकारिक पहचान करता है। CBA या किसी और नाम को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, व्यावसायिक भवनों की पहचान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल सामने आता है। एक 24 घंटे चलने वाला पेट्रोल पंप, आखिर ये किस कैटेगरी में जाएगा, आवासीय या गैर आवासीय? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। चलिए इसके पीछे के असली लॉजिक को समझते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारा नियम पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि वहां कोई परमानेंट रहता है या नहीं। नजरी नक्शे में से हम PP लिखेंगे। अब देखिए, अगर कर्मचारी सिर्फ अपनी शिफ्ट में आते हैं, काम करते हैं और घर जाके सोते हैं, तो ये 100% गैर आवासीय है। लेकिन अगर कोई गार्ड या कर्मचारी वहीं परमानेंट रहता है, वहीं खाता सोता है, तब इसे आवासीय माना जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस कर्मचारी को गांव की गिनती में दोबारा नहीं गिनना है। चलिए एक और सिनारियो देखते हैं। सड़क किनारे एक जैसी 10 दुकानें बनी हैं, मालिक एक ही है लेकिन किराएदार 10 अलग अलग हैं। अब क्या करें? तो यहाँ भवन संख्या यानी बिल्डिंग नंबर तो सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन जनगणना मकान पूरे 10 माने जाएंगे। मतलब ऐप में वही एक बिल्डिंग नंबर 10 बार रिपीट होगा और हर एक दुकान को गैर आवासीय के अंदर विकल्प 3 में दर्ज करना होगा। एकदम सिंपल। अब एक और बारीक सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर समझते हैं, मेडिकल शॉप और अस्पताल का। देखिए, अस्पताल एक सेवा है, राइट? वहां मरीज अपना इलाज करवाता है। लेकिन मेडिकल शॉप तो एक परचून की दुकान की तरह है, जहां हम पैसे देकर सामान यानी दवा खरीदते हैं। इसीलिए मेडिकल शॉप को ऐप के प्रश्न नंबर 7 में विकल्प 3 यानी दुकान के तहत चुनना है और मैनुअली मेडिकल शॉप टाइप करना है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, कच्चे, पक्के और जीर्ण शीर्ण मकान। मान लीजिए आपको एक ऐसा घर मिलता है जो आधा कच्चा है और आधा पक्का। ऐसे 50-50 वाले मामले में क्या करेंगे? बड़ा ही आसान सा थंब रूल है। हमें बस ये देखना है कि परिवार उस घर का मुख्य रूप से इस्तेमाल कैसे कर रहा है। मतलब वो सोते और खाते कहाँ हैं। अगर कच्चे हिस्से में सिर्फ भूसा भरा है या पुरानी साइकिल पड़ी है और परिवार पक्के हिस्से में रह रहा है, तो उसे पक्का ही माना जाएगा। कबाड़ वाली जगह को हमें इग्नोर करना है। अगर कोई मकान एकदम टूट फूट गया है, मतलब जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन फिर भी उसमें कोई परिवार रह रहा है, तो उसका उद्देश्य आवास ही रहेगा। बस उसकी स्थिति को जीर्ण शीर्ण मार्क कर देंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ एक खंडर है और वहां कोई नहीं रहता, तब वो खाली या बंद की कैटेगरी में चला जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, खाली और बंद मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया ऐप में हमारा समय कैसे बचाती है। अगर कोई घर बंद या खाली मिलता है ना, तो उसकी छत या दीवार किस चीज से बनी है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐप में प्रश्न 4, 5 और 6 को सीधे छोड़ देना है। हम डायरेक्ट प्रश्न 7 पर आएंगे, खाली या बंद सेलेक्ट करेंगे और बस काम खत्म। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, नजरी नक्शा और अन्य नियम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शौचालय यानी टॉयलेट को कभी भी किसी भी हालत में जनगणना मकान नहीं माना जाएगा,
चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ना तो वहां कोई रहता है और ना ही वो रहने के लिए बना है। इसलिए शौचालयों को कोई भी भवन या मकान नंबर नहीं देना है। ये नियम बिल्कुल पत्र की लकीर है। अब नजरी नक्शे को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसे ऐप में कहाँ अपलोड करें। तो इसका जवाब है कहीं नहीं। जी हाँ, नजरी नक्शा एक पूरी तरह से फिजिकल टास्क है। आपको दी गई शीट पर इसके बिल्कुल सटीक 2 फिजिकल नक्शे बनाने हैं और क्रॉस चेकिंग के लिए अपने सुपरवाइजर को सौंप देने हैं। ऐप पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है। एक और जरूरी बात, कार्यभार की। एक प्रगणक का स्टैंडर्ड कार्यभार 700 से 800 लोगों की आबादी होता है, जो लगभग 180 मकानों के बराबर बैठता है। अब अगर फील्ड में आपको 180 से काफी ज्यादा मकान मिल जाएं, तो घबराना नहीं है। ऐसे में सीधे सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर से बात करनी है, क्योंकि इस लिमिट को एडजस्ट करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। तो साथियों, आज जो नजरी नक्शे और भवन संख्या की नींव हम तैयार कर रहे हैं, वही भविष्य की नीतियों का आधार बनेगी। ये डेटा वाकई बहुत कीमती है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यदि हमारे ये नजरी नक्शे और भवन संख्या आज की वास्तविकता को पूरी तरह से कैद कर लेते हैं, तो कल होने वाले जनसंख्या के अपरिहार्य बदलावों को ये मजबूत नींव कैसे अपनाएगी? इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इतनी मेहनत और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।